हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने कितने प्रैक्टिस सेट कर लिए? 150 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट, 150 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट और 125 नंबर का रहे क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस का 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए। ठीक है, आप लोग सोच सकते हैं कितने प्रश्न हो गए आप लोगों के पास। आज ये 125 प्रश्न का 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उन लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि अब जो ही आगे प्रैक्टिस बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, उतना ही थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पहले वाले प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा लो प्रश्न थे, सब लोग जानते होंगे उसको, और धीरे धीरे उससे हम थोड़ा हाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम यही सोचे हैं कि लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देंगे हम। ठीक है, तो जो लोग तो ग्रुप में ऐड हैं उन लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ ही उन लोगों को PDF भी मिल जाता है, जिससे वो अपना तैयारी दोगुना कर सकते हैं और इसमें उत्तर भी दिया गया है, आप लोग उससे मिला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास PDF नहीं पहुंच रहा है, मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि कोई आप लोगों को पे नहीं करना है, फ्री में मिल रहा है, आप लोग ग्रुप से ऐड हो जाएं। नंबर मैं बता चुकी हूँ पहले भी, और ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो चलिए ये कुछ खास बातें थी, मैं आपको लोगों को बता दी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और एक बात और कि जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। मैं सिर्फ पहले ही बता दे रहा हूँ, केवल उत्तर बताऊंगी। ठीक है, डिफाइन तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। 125 प्रश्न है, डिफाइन करूँगी ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं केवल उत्तर बताऊँगी। एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, फिर जब क्लास चलेगा उसमें हम एक एक ऑप्शन को फिर से पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुझाव किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और नाम रखा किसने श्रृंगार काल, तो याद रखिएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पर आप लोगों का 2 आंसर मिल गया आप लोगों को। ठीक है, सुझाव किसने दिया पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और नाम किसने रखा श्रृंगार काल, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। कौन सा युग्म असंगत है? उत्तर हो जाएगा आपका साढ़ साढ़िनी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, यथाशक्ति में समास है। ये तो कई बार पूछा गया है आप लोगों के लिए, पुराना भी हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये शब्द जो है कई बार आया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा इसमें एक वाक्य शुद्ध है? तो इसमें वाक्य शुद्ध है, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ध्यान न देना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। कौन है इसमें अघोष महाप्राण? उत्तर आपका हो जाएगा ख है, अघोष है और महाप्राण भी है। प्रश्न नंबर 8, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन कहे हैं बच्चन सिंह। ठीक है, यह कथन कहे हैं बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? यहाँ बताना है आपको इसमें कौन सा शुद्ध है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। आप लोगों को तो पता ही है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद का है और 1935 का ये रचना 1935 की है और उसमें 15 सर्ग हैं।
मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। उसी में से एक सर्वे है लज्जा, उसी से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वज्रयानी सिद्धों से। प्रश्न नंबर 12, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार? पाणिनि। प्रश्न नंबर 13, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं? कौन विद्वान है यह विचार व्यक्त करने वाले? डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? पक्षी विलास नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव ने। प्रश्न नंबर 16, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? बरवे नाई का भेद लिखा है रहीमदास जी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ 2 अल्प विराम होगा और 1 पूर्ण विराम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद बिमल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है, नि प्लस चय। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है एक वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 2 ऑप्शन शुद्ध है, तो 2 उत्तर हो जाएगा ए और डी, और इसको भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो भाग्य का पर्यायवाची है, नहीं है, नियत। प्रारब्ध भी होगा, भवितव्य भी होगा और नियति भी होगा। नहीं होगा तो नियत। ठीक है, नियत नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नई कविता के विषय में असत्य कथन है? कौन सा कथन इसमें असत्य है नई कविता के विषय में? यह कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, यह गलत है। बाकी ये तीनों नई कविता के संबंध में सही हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है पूछ रहा है? तो यहाँ पर ये तीनों गीति नाट्य हैं। सुमित्रानंद पंत का ये जो ज्योत्सना है, यह गीति नाट्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अन्योपदेशिक नाटक में आता है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जेहाल मिसकी मुकुंतगा फुलदुराए नैना बनाए बतिया। इसके आगे की है, सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यह अमीर खुसरो की पंक्ति है और बहुत चर्चित पंक्ति है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक कौन है? इसका आपका उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, छायावाद बड़ी सहृदता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ये कथन कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, तार सप्तक का प्रकाशन काल है? कौन सा काल है? ऑप्शन ए है 1943। 1943 में तार सप्तक है, और दूसरा तार सप्तक है 1951, तीसरा तार सप्तक है 1959 और चौथा तार सप्तक है 1979। और ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 28 है, तुलसीदास चंदन घी से निबंध के लेखक कौन हैं? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? उत्तर आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद से यह लिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है कि आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है? क्या होगा इसका अर्थ आपका? तो हृदय से आदर करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है, चाय आगत है, यानी कहने का मतलब यह है कि चाय कौन सी भाषा है? आपका उत्तर हो जाएगा चाय चीनी भाषा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है,
चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंझन की है, कुतुबन की नहीं है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ लिख लीजिए मधुमालती मंझन की है, ठीक है। कुतुबन की क्या है? मृगावती, ये भी लिख लीजिए मृगावती, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, कौन सी यहाँ शब्द शक्ति है? यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जब एकदम आप लोगों को दिखे कि जो बात लिखा जा रहा है वही सत्य है तो अभिधा होगा, और थोड़ी लक्ष्य प्रस्तुत की जाए तो लक्षणा होता है। एकदम व्यंग दिखे तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 34 है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? इसका आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। प्रति उत्पन्न और मति, इसमें 3 शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है हरिऔंद का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। मीराबाई की उपासना है, ये तो कुछ ज़्यादा ईजी हो गया, मीराबाई माधुर्य भाव की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा उपयुक्त पंक्तियों से किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस के बारे में कहा गया है संवत 1631, यानी इसकी जो रचना हुई थी संवत 1631 में हुई थी। ये संवत है, ईस्वी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं आचार्य दंडी। प्रश्न नंबर 39 है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह उक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 40। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुष्ठान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 है कि सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, कौन भाषा नहीं है? उत्तर आपका हो जाएगा सिंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा इसमें युग्म अशुद्ध है? उत्तर हो जाएगा आपका निषिद्ध और विहित, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, एक का विलोम एक है, ठीक है। अगला प्रश्न, निषिद्ध का विहित होगा, आमिष का सामिस ये नहीं होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आमिष का सामिस नहीं होगा, बाकी गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित है, व्यास का समास, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 43। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किस बोली में किया जाता है? अवधि में किया जाता है। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूसरू का है, विवेकी राय का है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, और तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास में सदाचार का तबीब श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सदाचार का तबीब श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, कौन है सूर्य का पर्यायवाची? उत्तर आपका हो जाएगा अर्क, अर्क सूर्य का पर्यायवाची, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपने क्या कहा, यहाँ पर अल्पविराम हो जाएगा, और आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, उत्तर आपका हो जाएगा इसमें 46 में बी, एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है, यहाँ सही है। ऐसा ही एक और प्रश्न आया था, वहाँ पर त्रुटियाँ थी। अगला प्रश्न है 47 नंबर। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? यहाँ विधा पूछ रहा है कि कौन सी विधा है, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा यह आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 48 है, कुवलयमाला कथा के लेखक हैं, कौन है कुवलयमाला कथा के लेखक? उद्यतन सूरी हैं। प्रश्न नंबर 49। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है, बाकी पाणिनि पतंजलि और कात्यायन मुनित्रयी में सम्मिलित है, और ये पूछा जाता है प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
यहाँ उत्तर हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा, यानी बाजार को छोड़ रहा है, अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यहाँ विधा पूछ रहा है, तो किन्नर देश में यह रचना है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53 है कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस, एको करुण रस एवं, ये भी जो इसके लेखक हैं वो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 है कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसमें अव्ययी भाव समास है? उत्तर आपका हो जाएगा रातों रात में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। भाषाभूषण है, शिवराज भूषण है, ललित ललाम है, अंग दर्पण नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा अंग दर्पण। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? जगतभ्याम जो है एक सा रहता है तीनों विभक्तियों में। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है कि निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, लेकिन पागल कुत्तों का मसीहा, खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, ये सब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि इनमें से एक का अर्थ एतराज है। किसका अर्थ एतराज होगा? आपत्ति का एतराज होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60 है निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू के लेखक हैं राधा कृष्णदास। ठीक है, राधा कृष्णदास है निसहाय हिंदू के लेखक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61 है बरवे छंद है। कैसा छंद है बरवे छंद? अर्धसम मात्रिक है। दोहा बरवे सुरठा लल्ला ये अर्धसम मात्रिक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर चिड़ियाँ उड़ गईं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63 है कि हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। कौन है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक? डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64 है अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तिष्ठेयु, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। कौन है कविता संग्रह मंगलेश डबराल का? पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 66, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? मुमूर्षु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 68 है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो यहाँ पर आपका कारक हो जाएगा कर्ण कारक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर, समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि शब्द का विलोम होगा व्यष्टि, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 70 है इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कौन है विदेशी भाषा का शब्द? कतार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 71, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञेय का। ठीक है, तार सप्तक में कहते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। प्रश्न नंबर 73 के अंतस्थ व्यंजन है। कौन है अंतस्थ व्यंजन? य र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, पंत जी की रचनाओं वीणा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75 है कि वीणा पाड़ी में समास है। कौन सा समास होगा वीणा पाड़ी में? बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 76 है कि रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय, ये इतना याद रखिए, चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका शंकुक। शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुरुष में बहुब्रीहि समास नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78 है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79 है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। क्या होगा मुहावरा का अर्थ? अत्यधिक लज्जित होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, दोपहर में समास है। कौन सा समास होगा दोपहर में? द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 81 है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेश जोशी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82 है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है पूछ रहा है। तो यहाँ शिरस्कम शिखा ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो उचित नहीं प्रतीत होता है, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनः स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक, कर्ता ने नहीं लगता है। किस में नहीं लगता है? अवधि में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86 है कि निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? जहाँ नहीं दिखे पहले उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 80। 80 मतलब क्या होता है? तलवार होता है। प्रश्न नंबर 88 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावध में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है? प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 89, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। कौन है यहाँ पर रस विषयक ग्रंथ? भक्ति काल का पूछ रहा है। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रसमंजरी। यह नंददास की है। नंददास भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? प्रभात फेरी नहीं है। प्रश्न नंबर 91, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93 है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है। बाकी लड़के बोले, कई सारे लड़के जो लड़कों ने कहा वो भी बहुवचन है। लड़के ने लड़कों से कहा, यहाँ भी एक बहुवचन दिख रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 95 कि उर्दू आगत शब्द है, यानी उर्दू कौन सी भाषा है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उर्दू क्या है? तुर्की है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। किसे कहा जाता है मुक्त छंद के प्रवर्तक? निराला को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 97, अमी हलाहल मधभरे श्वेत साम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर?
यथासंख्य अलंकार होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर ये पूछे कि ये दोहा किसका है तो ये भी याद रख लीजिए, रसलीन का है, रसलीन का है, ठीक है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो ऋणजल धनजल रिपोर्टाज है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है, जूठन संस्मरण नहीं है बल्कि ये भी आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है और मोस्ट है, आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है। इसीलिए आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, शेखर जोशी की कहानी है, कौन सी कहानी शेखर जोशी की है? मेरा पहाड़ शेखर जोशी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। प्रश्न नंबर 101, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 102 है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो च में तालव्य ध्वनियाँ आती हैं तो चाचा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, पतवार का, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कर्ण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104, सहसव के सुंदर प्रभात का मैंने नवविकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह जो पंक्ति है यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 105 है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास माना गया है खस अपभ्रंश से, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 106 है कि एक तत्सम शब्द है, इसमें कौन एक तत्सम शब्द है? डाकिनी तत्सम शब्द है, बाकी तत्सम नहीं है, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 107 है कि अजीर शब्द का अर्थ है, क्या होगा अजीर शब्द का अर्थ? आंगन होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108 है कि सोमप्रभ सूरी की रचना है, कौन है सोमप्रभ सूरी की रचना? कुमारपाल प्रतिबोध। और इससे मिलती जुलती एक और रचना है, लिख लीजिए कुमारपाल चरित, वह किसकी है? कमेंट करके बताइएगा कुमारपाल चरित किसकी है, ठीक है। अक्सर इसी दोनों रचनाओं में कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ दिया हुआ है कुमारपाल चरित किसकी है बताइएगा? प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग का है, भविष्यत का, धनपाल का है, ठीक है। ये तीनों मैं बता दी, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, कौन है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक? इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है पूछ रहा है? प्रश्न भी होगा, दक्षिण भी होगा, पूर्व भी होगा, अनुत्तर 110 का अनुत्तर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 111 है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, इसमें से कौन होगा आपका उत्तर? सिर पर कफर बांध लेना। अगर सिर पर खून सवार होना का पूछे तो मरने और मारने को तैयार हो जाना इसका होता है, ठीक। पर आगे देखते हैं कि 112 नंबर, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं, कौन है बचपन की स्मृतियाँ के लेखक? राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, कौन है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास? कसब। अगला प्रश्न है 114 नंबर, कान्हा शब्द है, कान्हा कैसा शब्द है? तो कान्हा तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 115 है 115, एक की वर्तनी शुद्ध है, अक्षौहिणी नहीं होता है, अक्षौहिणी होता है, अकाल होता है, आकस्मिक होता है, अनन्नास, ये सही है, ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है 116 नंबर, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो केशव दास के द्वारा लिखी गई है, और कई बार हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता लिए हैं, ठीक है। रसिकराम, कवि रतनवीर, गीता जस नखशिक, छंदमाल, ये रचनाएं केशव दास की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तर? वारिणी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वारिणी हो जाएगा आपका उत्तर द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में। 118 नंबर प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग है? कुढंग में उपसर्ग का प्रयोग है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 119, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत? चिदम्बर राजो की
पंथ की रचना है उनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 है कि जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? मितव्ययी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 121। 121 है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। क्या होगा इसका उत्तर? मधुनः। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 122 है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? इसमें विधा पूछ रहा है तो यहाँ विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा क्या हो जाएगा? उत्तर आपका जीवनी हो जाएगा, जीवनी साहित्य। प्रश्न नंबर 123। जबते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्मृति। सोच रही है बैठ के, ठीक, याद कर रही है। अगला प्रश्न है 124 नंबर। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास, जो कि भक्ति काल में ही आ जाते हैं। भक्ति काल का अंतिम रहता है और रीतिकाल का शुरुआत, ठीक है। प्रश्न नंबर 125 है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो यहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, यहाँ विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 125 प्रश्न सॉल्व कर लिए और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा और इसका उत्तर लिखिएगा। निश्चित ही जो लोग इसमें 125 प्रश्न है ना, 125 में जो लोग 100 कर ले जाएंगे, समझो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और अपना जितना मार्क्स होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हैं कम से कम 200 लोग, लेकिन लगता है किसी को क्लास मेरी अच्छी नहीं लगती है और ना ही प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी लाइक नहीं करता है और ना ही कमेंट करता है। सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़कर, मैं उन 2-4 लोगों का नाम अभी नहीं लूँगी, एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से लूँगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब अगला क्लास लेंगे हम, उसमें भी ऐसे ही 125 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।